friends, good afternoon. Mehta Sahab and Dr. Aslam and also Mr. Vivek, everybody. So today we are covering second part of the Constitution of India, which is for LLB second year and DLLB. In the first part we read up to say directive principles and फंडामेंटल fundamental duties duties up to duties only 51A तक है जी जी और उसके बाद हम चालू करते हैं सेकंड पार्ट। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एग्जीक्यूटिव है जी और 53 से स्टार्ट किया 53 चालू होगा, लेकिन हम इसको लेंगे इम्पोर्टेंस के हिसाब से बिकॉज व्हाट आर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एग्जाम जी से। सो विल स्टार्ट विद द यूनियन जुडिशरी। व्हेन वी टॉक ऑफ यूनियन जुडिशरी, हियर यूनियन, व्हाट इज यूनियन? हियर यूनियन इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, हियर यूनियन मीन्स सॉवरेन। वी आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जो यूनियन जुडिशरी है और हाई कोर्ट्स हैं, जो यूनियन जुडिशरी में दो कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टार्ट्स विद आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतवर्ष की अपेक्स कोर्ट है जो सारी यूनियन हमारी पूरी टेरिटरी को कवर करती है। फंडामेंटल राइट्स के लिए रेमेडीज देती है आर्टिकल 32 में। सुप्रीम कोर्ट एक वो कोर्ट है जो मास्टर और रोस्टर है दूसरी कोर्ट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट है जो जिसका डिसीजन पूरे देश में मान्य होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, दिस इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इनके जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो रेफरेंस के लिए रखे जाते हैं, इनको लीडिंग केस कहते हैं। तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ें तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक कब बनी, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ने इसमें कौन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को पावर क्या है, जुडिशरी में और जो दूसरे जजेस हैं उनको कितने पावर हैं, आज की तारीख में कितने जज हैं, 33 जज हैं, आप सब शायद पता होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय वाई डी चंद्रचूड़ साहब हैं, डी वाई चंद्रचूड़। ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन एंड एवरीबडी रेस्पेक्ट्स हिम। इसके अलावा जो इसमें कई तरह की बेंचेज होती हैं, बेंच की बात करी जाती है तो हमेशा एक से ज़्यादा लोगों को बेंच कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसको 5 जजों से या 5 से ज़्यादा की जजों को जब बेंच बनती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। और इसके अलावा जब भी कोई भी अलॉटमेंट होता है केसेस का, दैट इज डन बाई द मास्टर ऑफ रोस्टर्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम बनता है उसमें भी जजेस की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेज आर द मेंबर्स along with the member of opposition and law minister। सो ये होता है कंपोजिशन, इस तरह बनता है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा कितनी सैलरी होती है, कितने दिन के लिए होती है, एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको किताब से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और से सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है दिल्ली में, तिलक मार्ग पर, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग के कोने पे। और कब बनी, इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, आप इसको ध्यान दें। इसकी कंपोजिशन किस तरह की है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बाई एक्स ऑफिसियो चेयरमैन नालसा का भी है, और एंड ही इज ऑल्सो द वाइस चांसलर ऑफ ILI जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लॉ की उसकी। तो ये आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना की कोशिश की। मेहताब साहब आपने बहुत अच्छा बनाया है। और मेहताब साहब ने दूसरा टॉपिक रखा है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी हम लोग भूल चुके हैं क्योंकि इंडिया में इमरजेंसी एक ही बार लगी 1975 में। हालांकि इस समय इमरजेंसी नहीं, लेकिन इमरजेंसी से बदतर हालत है। ये इस समय प्रोक्लेम्ड नहीं है। ये इमरजेंसी के जो आर्टिकल्स हैं वो 352, 353, 54, 56, 358, 360। अब देखो 3 तरह की इमरजेंसी होती है और 3 तरह की इमरजेंसी इसमें कवर की गई है। हाँ, उसमें ऊपर कंपोजिट जुरिस्डिक्शन भी आप पढ़ें, ये 4 जुरिस्डिक्शन कोर्ट की होती हैं। और इसमें जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपीलेट एंड से अपीलेट कोर्ट
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसको ध्यान में रखें। इसके अलावा क्यूरेटिव भी है, इसके अलावा SLP भी है और आप इसको जरूर ध्यान दें। और जो इमरजेंसी पावर मेहताब साहब ने लिखी है 352 से 352 में नेशनल इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी को लगाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिए, है ना। और जब इमरजेंसी लगती है तो आपने देखा होगा बहुत से पाबंदियां हो जाती हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में भी पाबंदी हो जाती है, लेकिन आर्टिकल 21 और 22 को नहीं कवर किया गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति की लिबर्टी प्लस लाइफ सेफ रहनी चाहिए। सो ह्यूमन लिबर्टी एंड लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 22 है कि यदि किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके क्या प्रावधान है, करा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, और इमरजेंसी में जनरली क्या होता है, यही होता है। और यदि इसको सस्पेंड कर दिया जाए तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन की होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझने की, जब हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाए तब इमरजेंसी लगानी पड़ती है, ये प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह से कोई फॉरेन इन्वेजन है तब इमरजेंसी लगानी पड़ती है। इसके अलावा इंटरनल डिस्टर्बेंस और पीस पर इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये सारे आर्टिकल्स में बहुत दिए हैं और ये पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता है, ये भी ध्यान रखें, है ना। और नेक्स्ट आएगा तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट किस तरह के लॉ बना सकता है और हाई कोर्ट किस तरह के लॉ बना सकता है, इसके लिए शेड्यूल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें लिस्ट बटी हुई है आर्टिकल्स वो स्टेट की सर, लेजिस्लेशन पावर स्टेट एंड यूनियन। हाँ, तो वो उसमें कौन से पे बना सकता है लॉ, वो केवल कंकरेंट लिस्ट पर बना सकता है, प्लस स्टेट लिस्ट पे नहीं बना सकता, और सेंट्रल लिस्ट पे लॉ बना सकता है। और लॉ कहाँ बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, ही ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट लॉ केवल वहाँ बना सकता है जहाँ पे ऑलरेडी लॉ नहीं है, या किसी लॉ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा बनी है। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव पावर है, ये 245 आर्टिकल से लेके 253 तक, उसमें पार्लियामेंट को सारे कानून बनाने के राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी जड़ें होनी चाहिए, साथ ही साथ स्टेट की पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ऐसी बना सकते हैं। यदि कोई लॉ ऐसा बनता है कि जो स्टेट को या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरफियर करता है या फंडामेंटल राइट्स को इंटरफियर करता है, तो आर्टिकल 13 के तहत उसमें जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, जो अमेरिका से बोरो किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कूद सकती है और सुमोटो इनिशिएटिव भी ले सकती है अंडर आर्टिकल 142 में, और उसमें अपनी हस्तक्षेप कर सकती है। पीछे भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हस्तक्षेप किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट है। तो इसलिए जो भी पावर बनेगा, और लॉ बनाने के कानून यूनियन के पास हैं, और यूनियन ऑर्डिनेंस से भी बना सकता है। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस ला सकता है, मानी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और उनको कोई कानून बनाना है तो वो 6-6 महीने के लिए दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल कराना पड़ता है। अदरवाइज ये पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट में भी कोई बिल ला सकते हैं, गवर्नमेंट बिल या प्राइवेट बिल, और लॉ बन सकता है। और पहले भी हुआ है, और ये एक प्रोसीजर है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, और मेहताब साहब ने आप बहुत ही डिटेल करके बताया है, और मैं आशा करता हूँ ये सभी के काम आएगा, है। और देखिए, जो संविधान की जो लेजिस्लेटिव पावर्स बटी हुई है, इसमें स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग है। अब चौथा आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो उन्होंने सीरियल वाइज रखा है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट के लिए एक आर्टिकल है 368। कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उसका रेफरेंस आर्टिकल 368 में जरूर जाएगा, और लेकिन केवल आर्टिकल 1 से 4 में यदि कोई अमेंडमेंट होता है, 2 से 4 तक, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 368 का रेफरेंस लिया जाए। और जो 3 से 4 तक, 2, 3, 4 आर्टिकल में अमेंडमेंट होता है, वो सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल होता है, लेकिन पार्लियामेंट में उसको अप्रूव कराना पड़ता है। आपने देखो, मेहताब साहब ने लिखा है कि आर्टिकल 368 में सिंपल मेजोरिटी, इसमें उन्होंने केस का नाम दिया है सज्जन सिंह का,
ये तो बताऊंगा ना, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन। ओके, और स्पेशल मेजॉरिटी है, और तीसरी है स्पेशल। प्रकार की अमेंडमेंट होती है। हाँ, अमेंडमेंट 3 तरह के होते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो आपने लिखा है कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। जैसे क्या कहते उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट एंड अवेलेबल। हाँ, प्रेजेंट एंड अवेलेबल। प्रेजेंट मेंबर कितने हैं और अवेलेबल अटेंडेंस कितने की, तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी हो जाए है। और क्वारम कितना है लोकसभा का, 2/3 क्वारम 10% होता है। 10%। 55 MP पे क्वारम 55 से ऊपर है तो सिंपल मेजॉरिटी का कंसेप्ट लागू हो जाता है ना। और स्पेशल मेजॉरिटी, ये बहुत बड़ी बात कही है। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए अमेंडमेंट बहुत कम होते हैं, और स्पेशल मेजॉरिटी के अमेंडमेंट्स वो अमेंडमेंट्स हैं कि जो प्रायः होते नहीं हैं। जैसे इन्होंने अभी कौन सा स्पेशल मेजॉरिटी का अमेंडमेंट किया था, अभी स्पेशल का मतलब है 2/3, ध्यान रखिए। जहाँ स्पेशल मेजॉरिटी आ गया वह 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और इसके लिए स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए, हाफ स्टेट्स, समझिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। ये तब आता है जब कोई टेरिटोरियल किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन वगैरह होता है। आप इसको प्लीज़ पढ़ें, बच्चे लोगों से कहेंगे। मिनर्वा बिल में का जो रेफरेंस दिया है वो यहाँ पे दिया है, शायद बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। केशवानंद भारती के बाद जो मिनर्वा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आप पढ़े, क्योंकि हमारे पास इस वीडियो में टाइम नहीं है। उसमें 7-8 बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनियन पार्लियामेंट पढ़ना है आपको। हाँ, और उसके दूसरा बाद हम यूनियन इसको हम कभी विशेष तरह से पढ़ा देंगे। हाँ। वी विल कम एंड वी विल टीच यू व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कहाँ से ये कंसेप्ट आया। इसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखिए। अब आगे क्या है, यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट किसे कहते हैं, यूनियन पार्लियामेंट किसे कहते हैं, 3 लोग होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट मिलके पार्लियामेंट बनती है ना। और ठीक है ना, और इसको कितने तीनों की पावर है वो अलग अलग दी हुए। लोकसभा में कितने मेंबर है, लोकसभा की लाइफ 5 साल होती है, 5 साल के बाद डिजोल्व हो जाती है। राज्यसभा की लाइफ 6 साल होती है लेकिन डिजोल्व नहीं होती है। 1/3 मेंबर हर दूसरी साल में रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह पे और आ जाते हैं। और हमारी जो स्ट्रेंथ इस समय है लोकसभा की, वो कितनी 545 है कि 43? 543 है, 2 बाई नॉमिनेशन है, लेकिन 5 सीट पीओके के लिए खाली पड़ी, ठीक है। वैसे 550 है, पीओके के लिए खाली पड़ी हुई है। ये एक हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल इसलिए है कि जो चीज़ है ठीक है, हम अपना क्लेम बनाते रहें, लेकिन जो स्थिति है बताता हूँ। इस समय राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, 250 की स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, और लोकसभा की 543 + 2 + 5, वो हाइपोथेटिकल है ना। अब इसके बाद हम आते हैं प्रिविलेजेस, जो आपने लिखा बहुत बड़ा पढ़ लिखा है 190 प्रिविलेज किस पे, 194 205 प्रिविलेज यूनियन पार्लियामेंट के। हाँ 191 से 192। हाँ, तो ये जो प्रिविलेजेज हैं वो यहाँ से 191 से चालू होते हैं और 207-8 तक चलते हैं। वो एक तो स्टेट है और एक यूनियन की है। प्रिविलेजेस का मतलब ये है कि जो भी मेंबर हैं वो पार्लियामेंट में बोलने के लिए इम्यून है, उन पर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं लाई जा सकती है ना, तो प्रिविलेजेस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान, जो भी काम करता है वो प्रेसिडेंट के व्याप करता है, उसमें भी पावर और पोजीशन और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी इसमें आती हैं। और अभी जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और आप पढ़िए, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द प्राइम इन द इक्वल्स। जो मेजॉरिटी पार्टी है उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, उसका जो चुनेगा लीडर वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन वो प्राइम इन इक्वल्स होता है, सबके बराबर होता है, उसकी पावर अकेली नहीं होती है। पूरी कैबिनेट अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट, नॉट ओनली 1 पर्सन। और प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं ये पूरी कैबिनेट है। जो भी काम करना है, प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड कहना गलत होगा, लेकिन हेड तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, टाइटुलर हेड है, टाइटुलर हेड है।
और कोई भी चीज़ भेजते हैं तो ये आशा की जाती है कि प्रेसिडेंट उसको साइन करे, लेकिन प्रेसिडेंट एक बार उसको लौटा सकता है रीथिंक के लिए, और 14 दिन के लिए वो अपने पास पेंडिंग भी रख सकता है। इस तरह की चीज़ें ये तब पढ़ेंगे जब आपकी समझ में आएगी। ये आर्टिकल कौन सा है सब प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट का 100 वो 71, 74 71 से लेके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव यहाँ से चलती जी। है, 71, 72, 73 ये सारे हैं, और 74 में एड एंड एडवाइस पूरी कैबिनेट इज अकाउंटेबल, जी। है ना। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर 3 तरह के होते हैं, शायद आप जानते होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी क्या मिनिस्टर है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द इक्वल्स, प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करता है किसी भी चीज़ पे प्रेसिडेंट को, और वो बिल पास करता है। इस तरह से हमने इसको कवर करने की कोशिश की मेहताब साहब। मेरे ख्याल से बात पूरी हो जाएगी, टाइम है क्योंकि मीडिया का एक टाइम होता है। एंड आई थैंक एवरीबडी हु पार्टिसिपेटेड इंक्लूडिंग मिस्टर मेहताब एंड मिस्टर डॉक्टर असलम साहब एंड हमारा विवेक साहब। और बच्चे लोगों से मैं आशा करता हूँ कि जरूर इसको पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी है, और आर्टिकल की जो एक स्पेशल लैंग्वेज है वो भी लिखें। प्रेसिडेंट क्या होता है, पार्लियामेंट क्या है, इसको सबको समझने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, बहुत ज़्यादा बताया है, एंड मैं तो केवल ये बोला है, बताया सारा मेहताब साहब ने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।